ऑनलाइन गेम्स सबसे बड़ा देश का मर्ज है। जैसा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि ये जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी है। इसकी वजह से तमाम प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर तमाम सवाल पहले से ही उठते रहे हैं। यहां तक कहा जाता है कि इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा युवा हैं और सबसे ज्यादा उन्होंने ही आत्महत्या की है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। अब सरकार ने कानून बना दिया है, राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिया है। अधिसूचना जारी होने के बाद कानून अमल में आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले क्या कोई कानून था? जो नया कानून बना है उसमें क्या कुछ प्रावधान रखा गया है? इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता। सर, जो ऑनलाइन गेमिंग है, सरकार ने कानून बना दिया और मनी गेमिंग का जो है शटर बंद हो गया। लेकिन सवाल यह है कि पहले क्या कानून था? अगर नहीं था तो क्या था उसमें, और जो नया आया है उसमें क्या है? देखिए, बहुत ही ये रोचक सवाल है और इसके जो 5-6 पहलू हैं कि यह राज्यों का विषय है संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, और कई राज्यों ने, तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, दूसरे राज्यों ने इस विषय पर कानून बनाया था और उस कानून पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई थी। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर उसमें जो मामला चल रहा था, उसके अलावा केंद्र सरकार ने आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में बदलाव करके सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था की थी। ये जो नया बिल है, इस नए बिल में कुछ 5-6 बातें ऐसी लिखी हैं ऑब्जेक्टिव्स में, स्टेटमेंट्स में, जिससे समझ में आता है कि ऑनलाइन गेम्स सबसे बड़ा देश का मर्ज है। जैसा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि ये जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी है। तो ये टैक्स चोरी करते हैं, इससे युवा पीढ़ी के साथ पूरा समाज पूरा विखंडित हो रहा है। इसकी वजह से तमाम प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, और किस तरीके से लत लगाई जा रही है, इन सारी बातों का विवरण बिल में ही लिखा हुआ है। इसके पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जीएसटी विभाग ने, ईडी विभाग ने अनेक सारी रिपोर्ट उसमें की थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हजारों करोड़ की टैक्स चोरी का मुकदमा भी चल रहा है। तो अब अगर हम नए बिल को देखें तो ये पहला ऐसा प्रयास है जहां पर कि कुछ कानूनी व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें गेमिंग को 3 हिस्से में बांट दिया गया है। मनी गेमिंग पर प्रतिबंध की बात है, और 2 जो गेम है, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने की बात है। अब सवाल इस बात का है कि क्या यह ई स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता, संस्थागत मान्यता और वित्तीय सहायता देने के लिए कानून लाया गया है, या मनी गेमिंग को प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया है? तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इस पे बातें बहुत ज़्यादा की गई हैं, लेकिन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई ठोस प्रारूप इस कानून में, इस बिल में नहीं है। सर, आपने कहा कि राज्य सरकारें पहले से ही इसको लेकर के कानून बना रखी है, लेकिन जिन राज्य सरकारों की आप बात कर रहे हैं, तेलंगाना से थे, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो आत्महत्याएं की खबरें हैं जो इस ऑनलाइन गेमिंग के मामले में, वो तेलंगाना से है। यानी कि इससे जाहिर होता है कि कानून सरकार तो बना दी है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया गया, उसको जो है सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तभी इस तरीके की घटनाएं हो रही है। नहीं, देखिए, इसमें बड़ी एक संवैधानिक विचित्रता की स्थिति है, और ये विचित्रता की स्थिति जो मेरी किताब है डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत, उसमें भी बताया गया है कि जो आईटी या एप्स या वेबसाइट्स जो विषय हैं, ये साइबर के विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र सरकार के तहत आते हैं, जिसके लिए मेटी डिपार्टमेंट मुख्य विभाग है। लेकिन जो इन कानून का पालन जो पुलिस कराती है, राज्य में जो कानून और व्यवस्था का विषय है, वो राज्यों के हाथ में है। तो इस नए कानून में भी राज्यों की पुलिस को स्पष्ट तौर पर अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो अगर किसी ऑनलाइन गेमिंग के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना है तो पुलिस को रिकमेंड करना पड़ेगा, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ही इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसलिए अब 3 सवाल आते हैं इस नए कानून के बाद। पहला सवाल यह है कि विदेशी क्षेत्राधिकार वाली जो वेबसाइट्स हैं उन पर कैसे सरकार रोक लगाएगी, क्योंकि वो तो पहले से कारोबार कर रहे थे। दूसरा सवाल ये आता है कि जो मनी गेमिंग कंपनियां अपना चोला बदल के सोशल गेमिंग के आड़ में जो करने लगेंगी, वो कैसे करेंगी। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, भारत के कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी कानूनी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।
तो ये गोविंदाचार्य मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट में भी एफिडेविट फाइल किया गया था। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे, चाहे ई स्पोर्ट्स हो, चाहे सोशल गेमिंग हो या मनी गेमिंग हो, उसके हिस्सेदार कैसे रह सकते हैं, और उन लोगों को रोकने के लिए क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए, उन लोगों को रोकने के लिए इन कंपनियों की जवाबदेही क्या पैदा की जानी चाहिए, उसके लिए एआई का इस्तेमाल कैसे हो, ग्रीवांस रिड्रेसल कैसे हो, इन सारी बातों पर मुझे लग रहा है कि चुप्पी है। और अभी इस कानून में रूल्स बनने हैं, रूल्स बनने के बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बननी है वो कैसे बनाई जाएगी। बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं। तो लोगों को, जो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो इसकी आपदा से ग्रस्त हैं, तो ऐसा लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं जो नुकसानदायक हैं उन पर कम अभी उस पर प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद से जो गेमिंग कंपनियां हैं वो अपना शटर डाउन करना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि लगभग 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं इसके चलते, और अरबों खरबों रुपए का उनको नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर के भी क्या कोई प्रावधान रखा गया है क्या, कि जो बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार सरकार देगी, या कुछ इस तरीके के प्रावधान है क्या? देखिए, जब भी कोई कानून आता है तो उस कानून का कायदे से उसका एक स्टडी करनी चाहिए कि उसके इम्पैक्ट क्या हैं। और दुर्भाग्य से इस कानून को बनाने से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श नहीं किया गया, और उसके पहले जब आईटी इंटरमीडिएट रूल्स बनाया गया था तो उसमें बोला गया था कि सेल्फ रेगुलेशन ही सबसे अच्छी व्यवस्था है, और उसमें जो गेम ऑफ स्किल्स हैं और जो सट्टेबाजी हैं उनका एक फ़र्क किया गया था। लेकिन इस कानून में उस फ़र्क को भी ख़त्म कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चैलेंज है, तो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के साथ ये जो गेम ऑफ स्किल्स और इन दोनों के विषयों का भी उसमें है। तो प्रश्न इस बात का है कि जो लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनसे ये भी पूछना चाहिए कि आज तक ऑनलाइन गेमिंग से कितने लोग ठगे गए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग परेशान हुए हैं, और उनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। पिछले 10 सालों से सरकार को पता था कि ये ऑनलाइन गेमिंग के कहर से इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं, और ये भी सरकार ने इस बिल में माना है कि एल्गोरिथम के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था की जा रही थी जिसमें कि सिर्फ कंपनियां ही जीतती थीं। तो उन कंपनियों ने कितना पैसा कमाया भारत के बाजार से, कितना टैक्सेशन दिया, और जब 3 लाख लोगों की बेरोजगारी की बात आ रही है तो क्या उनका कोई पीएफ भरा जा रहा था, क्या वो लोग कंपनी किस तरीके से थे। तो ये आंकड़े देना बहुत आसान है, लेकिन उसमें हमको एक ये देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा था, सामाजिक व्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा था, और उसकी तुलना में ये जो दूसरे नुकसान हैं वो कितने छोटे बड़े हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में जो संविधान बोलता है, संविधान ये बोलता है कि जो महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसके लिए सरकार को सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए। तो बच्चों को, समाज को, अर्थव्यवस्था को गेमिंग की विभीषिका से बचाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत है। और आपके सवाल का जवाब ये है कि गांवों में आज भी लोग जुआ खेलते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये का, पुलिस उनको पकड़ ले जाती है, उनको जेल हो जाती है। और जब ऑनलाइन के नाम पर जुआ और सट्टेबाजी खेली जा रही है तो उनको हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। एक देश में 2 कानूनी व्यवस्था नहीं हो सकते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सर, अंतिम सवाल, जो नया कानून में उसमें क्या विज्ञापन करने वालों पर क्या सजा का प्रावधान ना जुर्माना रखा गया है? अगर कोई बार बार उस गलती को करता है तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है, और अन्य सजा क्या है? नहीं, देखिए, इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो लोग भी मनी गेमिंग कंपनियां हैं और उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है, और जो विज्ञापन करने वाले हैं उनके ऊपर 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। और अगर रिपीट ऑफेंडर हुए तो उनके ऊपर 5 साल तक की सजा बढ़ सकती है। पर सवाल इस बात का है कि विदेशी कंपनियों के ऊपर भारत के कानून कैसे लागू होंगे, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि मनी गेमिंग कंपनियां अपना आवरण बदल के और सोशल गेमिंग के आड़ में करेंगी, क्योंकि जो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग है उस पर भी पैसे के लेन देन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, और वो बड़े तकनीकी तौर पर सारी बातें की गई हैं। तो ये समझना है कि मनी गेमिंग में पैसा का ट्रांजैक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो भारतीयों का डेटा लेकर के कंपनियां मालामाल हो रही हैं, क्या वो मनी नहीं है? क्योंकि डेटा के आधार पर जब वो इनकैश करते हैं सारी चीज़ों को,
तो मुझे लग रहा है कि ये अभी तक भारत में कोई भी फाइन पेनाल्टी बड़ी कंपनियों के खिलाफ लगने का कोई बहुत बड़ा मामला नहीं आया है। जीएसटी विभाग ने, ईडी ने एक मामले में कहा है कि ये कंपनियां 58,000 करोड़ की टैक्स चोरी कर रही थी। एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 30,000 करोड़ की टैक्स चोरी कर रही हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने बोला था कि 2,000 करोड़ रुपए का इसमें गोलमाल हुआ है। क्रिप्टो के साथ भी इनके सारी चीज़ें हैं। तो इस अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इस कानून में मुझे नहीं लगता है कि पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। तो इन्होंने कई सारी जानकारियां दी है। सबसे पहली जानकारी यह है कि जो कानून बनाया गया है, ठीक है, कानून बन गया है, लेकिन कानून बनाने से पहले देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी राय मशवरा करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही है कि यह कानून बन गया है, ठीक है, लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं जो जुआ खिलाती हैं और ऑनलाइन गेमिंग करती हैं, उनके खिलाफ क्या यह कानून लागू हो पाएगा? क्या उस कानून जो है वह प्रभावी होगा? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मन्नू के साथ गोपाल कृष्ण।